जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ग्रेड पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में कल लास्ट क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने संविधान सभा का जो टॉपिक था उसके बारे में डिस्कस किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो संविधान सभा से शेष रह गए हैं, जिन्हें हम आज की क्लास में करेंगे। साथ ही साथ संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियां, जिनसे अक्सर आपको क्वेश्चन जो हैं देखने को मिलेंगे एग्जाम में, कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन से थे या किस समिति में कितने सदस्य थे। तो जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण समितियां हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं हमारी जो क्लासेस चलती हैं उनके बारे में। एक बार हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस हमारी चलती हैं, साथ ही साथ में कौन कौन से टीचर्स हमें पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से फ्री बैचेस चलाए जा रहे हैं। कौन सी कक्षाओं के? यूपी लेखपाल एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही है। यूपी टेट सी टेट की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही है। साथ ही साथ CISF हो गया, ICAR जिसका एग्जाम 28 फरवरी को है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस जो हैं आपको यहाँ से मिलेंगी, जिन्हें आप ज़रूर करें। साथ ही साथ RRB NTPC का एग्ज़ाम हो गया, ग्रुप डी जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला था, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी समय बताया नहीं गया कि कब होगा, तो जब भी आपका भविष्य में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि हमें तैयारी जो है वो कंटिन्यू करनी ही है, तो उसका भी जो तैयारी है हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल जो आने वाली भर्ती है यूपी की 26,000 के समथिंग जो पद हैं, उनकी भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही है। तो आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे जो चैनल है उससे जुड़ें, हमारे कोर्सेज से आप जुड़ें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, मैं कुछ टीचर्स के बारे में आपको जानकारी दे दूं जो हमारे परिवार में सम्मिलित हैं, जिनकी कक्षाएं नियमित रूप से हमारे चैनल पर आपको मिलती होंगी और आप उनकी क्लासेस को लेते होंगे। एक बार मैं आपको बता दूं, देखिए ज्योग्राफी जो पोर्शन है भूगोल का, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी हमारे मोरपाल सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। पढ़ा रहे होंगे, लगातार आप उनकी क्लासेस देख रहे होंगे मोरपाल सर की। साथ ही साथ पॉलिटी की बात करूं तो ये मैं पॉलिटी और ग्रामीण परिवेश, ठीक है, मैं आपको खुद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे द्वारा आपको कराई जा रही हैं। तो अगर मेरे सब्जेक्ट में या किसी अन्य टीचर के सब्जेक्ट में समझने में या कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर बात करें हिंदी की तो आपको रवि सर के द्वारा हिंदी कराई जा रही है। और मैं पर्सनली बात करूं रवि सर की तो बहुत ही एक अच्छे टीचर हैं रवि सर। इनके बारे में जो भी शब्द कहे जाएंगे बहुत बहुत कम पड़ जाएंगे इनके लिए। तो आपको बहुत अच्छे से हिंदी कराई जा रही है और हिंदी की क्लासेस मैं भी प्रॉपर देखता ही हूँ। रीजनिंग प्रदुमन सर हमारे करा रहे हैं। साथ ही साथ मैथ, एडवांस मैथ जो है वो सुनील सर के द्वारा आपको कराई जा रही है। अगर अभी तक आप उनकी क्लासेस को नहीं देखते हैं तो डेली बेसिस पर अगर आपका एग्जाम है NTPC का या ICAR का तो उनकी क्लासेस को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे आपके एग्जाम में। फिर मैथ अर्थमेटिक की बात कर लें, जो अंकगणित होती है, अंकगणित आपको करा रहे हैं विजय सर, ठीक है। विजय सर को बहुत ही ज़्यादा अनुभव है ऑफलाइन कोचिंग का, साथ ही साथ ऑनलाइन कोचिंग का, तो आपको विजय सर अच्छे से मैथ करा रहे होंगे। फिर हिस्ट्री की बात करें तो अंजलि मैम के द्वारा आपको हिस्ट्री कराई जा रही है। साइंस अंकित सर आपको करा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर जो है कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, हम आपके जो भी सुझाव होगा या जो भी सुधारने की चीज़ होंगी वो सभी पर वर्क करेंगे। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रामीण परिवेश। मैंने आपको बताया मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आपको, और स्टैटिक जीके आपको रवि सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हमारी जो भी परिवार फैमिली है उसके बारे में, कौन कौन से सर कौन कौन सी क्लासेस लेते हैं। तो आप आशा करता हूँ और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए इनमें से कौन सी क्लासेस जो हैं आप लेते हैं या कौन सी क्लासेस नहीं लेते। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उन सारी क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बेस्ट कंटेंट होगा, बेस्ट कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ आप हमारे यहाँ से पढ़िए, मेरे चैनल के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से पढ़िए। मैं खुद पढ़ता हूँ और मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है सभी टीचर्स पर, आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा जा रहा है। आप अच्छे अच्छे पैसों
देने के बाद भी आपको जो कंटेंट नहीं मिलेगा, जो नॉलेज आपको नहीं मिलेगी, वो हमारे चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। मैं एक स्टूडेंट होने के नाते, ठीक है, एक लर्नर होने के नाते आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी क्लासेस को आप ज़रूर पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी क्लास को आज की। देखिए, आज का जो मोटिवेशनल क्वाइट है आज मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि मोटिवेशन की भी हमें जो है कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारे एग्ज़ाम नहीं हो पाते, या हमारा नंबर नहीं आ पाता, सिलेक्शन नहीं हो पाता, या हम 2-3 साल से एग्ज़ाम के वेट कर रहे होते हैं और एग्ज़ाम नहीं होता है, तब जो डीमोटिवेशन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस डीमोटिवेशन को कैसे कम किया जाए, या जो नकारात्मक एनर्जी हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, उस एनर्जी को कैसे ख़त्म किया जाए। हम इतने ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं कि हम कुछ अच्छा सोच नहीं सकते, अच्छा करना नहीं चाहते। कैसे उसे दूर कर किया जाए, इसी के लिए मैं आपको एक मोटिवेशनल क्वाइट लेकर आऊँ। देखिए, समटाइम्स देयर इज़ नो नेक्स्ट टाइम, नो सेकंड चांस, नो टाइम आउट, समटाइम्स नाउ और नेवर। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या कह रहा है? समटाइम्स देयर इज़ नो नेक्स्ट। कभी-कभी हमारे पास होता है जो कभी-कभी नेक्स्ट टाइम नहीं होता, या नेक्स्ट कोई दूसरा समय नहीं आता। हम क्या कहते हैं कि हम कल को पढ़ लेंगे, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, कल से पढ़ लेंगे। फिर कल आता है, फिर हम क्या कहते हैं, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। इसी के साथ-साथ जो कल होता है वो लगभग 3 महीने या 2 महीने में चला जाता है। अगर हम पढ़ाई में 2 महीने पीछे हो गए, तो फिर हमारी कैसे तैयारी अच्छे से होगी? तो कभी-कभी कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होता, अगला समय नहीं है कि इस समय के बाद मैं पढ़ूँगा या इस दिन के बाद मैं पढ़ूँगा। आपको आज से और अभी से पढ़ना होगा, और आपको कभी-कभी दूसरा चांस भी नहीं मिलता है ना। मान लीजिए अब मेरी उम्र जो है 22 साल की है, और उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आती है, जनरल कैटेगरी से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। तो आप सभी जानते होंगे जनरल कैटेगरी में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 22 साल आयु सीमा निर्धारित की गई है, और आपकी 22 साल की एज होने ही वाली है, और यूपीपी की वैकेंसी आ गई। तो आप फॉर्म डालेंगे, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, किससे? मेहनत के साथ। तो याद रखिए, आपके पास नेक्स्ट चांस नहीं होगा उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती लेना चाहते हैं, क्योंकि 22 के बाद तो आपकी एज निकल जाएगी। तो यही ये क्वाइट्स भी कह रहे हैं कि देयर इज नो सेकंड चांस, कोई भी हमें दूसरा मौका नहीं मिलता, और नो टाइम आउट। कभी कभी समय भी जो होता है, कोई टाइम आउट नहीं होता कि आज इतने समय के बाद मैं पढ़ूंगा, इतने दिन में, ये पहले ही बता चुका आपको। फिर समटाइम्स नाउ और नेवर, या तो अभी है या फिर कभी नहीं है। या तो आप अभी पढ़ लीजिए, या फिर कभी भी मत पढ़िए, आप कोई अन्य काम देख लीजिए, जिस भी काम में आपकी रुचि होगी, ठीक है। तो समटाइम्स देयर इज नो नेक्स्ट टाइम, नो सेकंड चांस, नो टाइम आउट, समटाइम्स नाउ और नेवर, या तो अभी या फिर कभी नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी संविधान सभा की बैठकों के ऊपर। 24 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अब बात करते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया के ऊपर। कैसे हमारे संविधान की जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो संचालित तो हुई है, हम इस वीडियो में जान रहे होंगे। ठीक है, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा करें। प्रथम कानून। देखिए, संविधान में क्या बनाया गया है? कानून ही तो बनाया गया है। संविधान क्या है? नियमों एवं कानूनों का ऐसा समूह जो सरकार की शक्तियों का सीमांकन करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। तो प्रथम कानून 21 फरवरी 1948, आपको याद रखना है। प्रथम कानून जो था वो 21 फरवरी 1948 को आया, और पूरे भारत को चर्चा के लिए समय दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई? जब कानून रखा गया 21 फरवरी 1948 को आया, जब हम कानून बनाते हैं तो उस पर बहस भी होती है कि ये कानून सही होगा या कानून गलत होगा। तो यही कह रहा है कि पूरे भारत को चर्चा के लिए समय दिया कि कोई भी शिकायत आपको इस कानून से हो, या इस कानून में कोई भी नेगेटिव पॉइंट हो, कोई भी आलोचनात्मक पॉइंट हो, तो आप हमें जरूर सूचित करें। इसलिए पूरे भारत को समय दिया गया। दूसरा पॉइंट है हमारा, शिकायतों और आलोचनाओं के आधार पर दूसरा कानून 26 अक्टूबर 1948 को आया। देखिए, 21 फरवरी को कानून आया था, भारत को चर्चा के लिए समय दिया। देखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर अक्टूबर तक का समय जो था, 25 अक्टूबर तक का हमें समय मिला। और शिकायत जो हमें की गई थी कानून से, या जो भी आलोचनाएं थी कानून की, उनके आधार पर कानून में संशोधन किया गया, और पुनः कानून जो है 26 अक्टूबर 1948 को लाया गया। भाई, कुछ तो नकारात्मक चीजें होंगी, कुछ गलत चीजें हो सकती हैं, तो उस पर बहस, वाद विवाद होने के बाद दूसरा कानून फिर कब आया? 26 अक्टूबर 1948 को आया। फिर भी उस पर भी क्या हुई? खंडवार चर्चा हुई।
चर्चा होने के बाद अंतिम कानून संविधान सभा में 4 नवंबर, इंपोर्टेंट है, लास्ट जो कानून था वो कौन सी तिथि को संविधान सभा में आया था, तो आप याद रखेंगे 4 नवंबर 1948 को। दैट मीन 26 अक्टूबर तक जितनी भी शिकायतें और आलोचनाएं थी वो हमने देख ली थी, सही कर ली थी। 26 अक्टूबर को दूसरा कानून लाए, उस पर बहस हुई, उसके बाद अंतिम कानून हमने कब किया, 26 नवंबर 1948 को संविधान सभा में रखा। तो ये तो हो गई संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है संविधान सभा में वाचन। मैं आपको बता दूं हमारे संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। कौन कौन से? प्रथम वाचन था, प्रथम, दूसरा और तीसरा वाचन। वाचन का मतलब बहस विवाद हुआ, ठीक है। तो बात करें प्रथम वाचन कब से, जैसे ही कानून रखा गया, ठीक है, लास्ट डेट में हमारे, उसके बाद वाचन की जो प्रक्रिया थी वो सम्मिलित हो गई। तो 4 नवंबर 1948 को ही तो रखा था। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक क्या हुआ, प्रथम वाचन आयोजित किया गया, प्रथम वाचन आयोजित किया गया। फिर नेक्स्ट बात पॉइंट है, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, इस पर खंडवार चर्चा हुई। खंडवार का मतलब जितने भी कानून में खंड बनाए गए थे सभी पर, प्रत्येक पॉइंट पर बनाए गए कानून पर चर्चा की गई संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। पहले तो हमने भारत को मौका दिया था, लोगों के द्वारा जो भी आलोचनाएं हुई उसके आधार पर, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा में 4 नवंबर को प्रथम वाचन शुरू किया, 9 नवंबर तक चला, ठीक है। उसके बाद 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन आयोजित होता है। खंडवार चर्चा होती है, बहुत विस्तृत रूप में एक एक पॉइंट पर चर्चा की जाती है, जिसमें एक एक पॉइंट पर, एक एक चीज पर चर्चा की जाती है, वही क्या कहलाता है, खंडवार चर्चा कहलाती है। इतने लंबे समय तक चर्चाएं की गई, क्या अच्छा हो सकता है, क्या खराब हो सकता है, क्या चीज हमें सम्मिलित करनी चाहिए, ये सारी चीजें संविधान सभा के द्वारा की जा रही थी। फिर है लास्ट वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। जो हमने कानून बनाए थे उन पर जो लास्ट वाचन था वो कब से कब तक चला, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। और आप सभी जानते होंगे 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने हमारे संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत किया है, और यही लिखा है इसी दिन 26 नवंबर को संविधान पारित कर दिया गया। 299 सदस्यों में से जो उपस्थित सदस्य थे 284, कुल सदस्य कितने थे आप सभी जानते हैं। जब माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बने, तो फिर जो भारत बचा था उसमें 299 सदस्य संख्या थी, जिसमें 26 नवंबर को जो सदस्य उपस्थित थे वो 284 सदस्य उपस्थित थे। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच लास्ट भाषण चला, ठीक है। 26 नवंबर को ही संविधान पारित कर दिया गया, और 299 में से 284 जो सदस्य उपस्थित थे सभी ने उस पर क्या किए, हस्ताक्षर किए, और कुछ सदस्य क्या थे उस दिन अनुपस्थित थे। तो आपको याद रखना है, जब 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान पारित किया था तब कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 सदस्यों ने जो है वो हस्ताक्षर किए थे। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के इंपोर्टेंट है संवैधानिक सलाहकार कौन थे, B.N. रॉय। कई बार सवाल पूछा गया है संवैधानिक सलाहकार तो कौन थे, तो आपको याद रखना है B.N. रॉय, बेनेगल नरसिंह रॉय जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यहां से नोट करेंगे आप, नोट है ये इंपोर्टेंट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पहले लीग के समर्थन से पूर्वी बंगाल से चुनकर आए थे, जबकि विभाजन के पश्चात बंबई प्रांत से चुनकर आए। तो एक बार सवाल आया था कि जो B.R. अम्बेडकर जी हैं, B.R. अम्बेडकर हैं, वो संविधान सभा में जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बनते हैं तब वो संविधान सभा में कहाँ से चुनकर आए थे, कौन से सीट से, तो आप याद रखें वो संविधान सभा में बंबई प्रांत से चुनकर आए थे। क्योंकि पहले जो पूर्वी बंगाल था
जब जहाँ से वो चुनकर आए थे सीट में, वो पूर्वी बंगाल कहाँ पहुँच गया, माउंटबेटन योजना के आधार पर पाकिस्तान में पहुँच गया, तो फिर तो वो सीट ही नहीं बची। फिर बाद में ये कहाँ से आए थे, बम्बई प्रांत से, और यूपी पीसीएस में ये सवाल पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। कुछ संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए वो है प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी। सबसे ज्यादा सवाल आता है प्रारूप समिति से, कितने कुल सदस्य थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, क्या बी.आर. अम्बेडकर को सदस्य जो इनकी समिति थी इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, सभी चीजें पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं, प्रारूप समिति इसका गठन 29 अगस्त, कब गठन किया गया था, 29 अगस्त को इसका गठन किया गया, और इसकी सदस्य संख्या 6+1, दैट मीन्स कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य 7 थे। कुल सदस्य कितने थे, 7 थे। तो मैं आपको बता दूं, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, और इसकी सदस्य संख्या कितनी थी, 6+1 थी, और इसकी कुल बैठकें कितनी हुई हैं, 141 कुल बैठक हुई। आपसे पूछा जाएगा प्रारूप समिति की कितनी बैठकें जो थी वो आयोजित की गई थी, तो आप याद रखेंगे संविधान सभा की, प्रारूप समिति की कुल 7 बैठक जो हैं वो आयोजित की गई, तो 141 बैठक जो हैं वो आयोजित की गई थी, 7 तो उसमें सदस्य संख्या थी। कौन कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, कई बार सवाल आया है कि कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था या कौन सा था। नहीं के लिए भी हमें सब याद रखने हैं और थे के लिए भी हमें सब याद रखने हैं। तो एक बार बता दूं मैं आपको, बी.आर. अम्बेडकर इसके सदस्य थे, गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे, मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे, के.एम. मुंशी इसके सदस्य थे, एन माधवराव जो थे इसके सदस्य थे, बी.एल. मित्तर के स्थान पर, बी.एल. मित्तर के स्थान पर इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। पहले सदस्य कौन कौन से थे, बी.एल. मित्तर ने क्या किया, बी.एल. मित्तर जो थे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से प्रारूप समिति से इस्तीफा दे दिया, और उनके स्थान पर किन्हें बनाया गया, एन माधवराव बनाए गए। फिर लास्ट जो थे वो कृष्णमाचारी टी कृष्णाचारी थे, जो डीपी खेतान के स्थान पर आए थे, क्योंकि डीपी खेतान जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार फिर बता दूं, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, इसकी कुल सदस्य संख्या 7 थी, इसकी कुल बैठकें जो थी 141 हुई थी। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर, सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, एन माधवराव, और लास्ट जो हमारे सदस्य थे वो थे कृष्णाचारी डीपी खेतान के स्थान पर। आपको याद रखना है, बी.एल. मित्तर के स्थान पर एन माधवराव आए थे, जबकि डीपी खेतान के स्थान पर कौन आए थे, कृष्णाचारी आए थे। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत बार सवाल पूछा गया है, संविधान सभा के द्वारा बी.आर. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें जब इसका सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई भी सवाल, क्योंकि आप क्लास हमारी जो होती है वो आपको बाद में मिलती है, मैं क्लास ले चुका होता हूं उसके बाद में। तो जब मैं सवाल पूछ रहा हूं आप तुरंत इसके कमेंट देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, संविधान सभा के द्वारा बी.आर. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ये कथन सत्य है या असत्य है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। तो मैं आपको बता दूं, एक बार सवाल आया था कथन और कारण में कि प्रारूप समिति में कथन था, प्रारूप समिति में पहला कथन कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य संख्या थी। दूसरा कथन था, क्या संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और ऑप्शन थे, दोनों कथन सत्य हैं, पहला सही है, दूसरा गलत, दोनों गलत हैं,
लास्ट ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। और ज़्यादातर लोगों ने वहाँ आंसर माना था दोनों ऑप्शन सही हैं। दैट मीन्स जो प्रारूप समिति उसमें सदस्य संख्या 7 थी और उसका जो अध्यक्ष था वो संविधान सभा के द्वारा B.R. अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। यहाँ आप याद रखेंगे संविधान सभा के द्वारा B.R. अम्बेडकर को अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया था। संविधान सभा ने तो केवल सदस्य बनाए थे, जबकि B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान सभा के द्वारा अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया था, क्योंकि उन्होंने तो सदस्य बनाए थे, सभी को समान माना था। लेकिन जो सदस्य थे इन्होंने सदस्यों ने आपस में ही मिलकर B.R. अम्बेडकर को अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो ये याद रखेंगे, कई बार घुमा देता है सवाल को पेपर में। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा की कुछ इंपॉर्टेंट समितियों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से सिर्फ अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। पहली है संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और वार्ता समिति। आपको याद रखना है इन तीनों के आपसे पूछे जाएंगे अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे। बाकी तो डीप में आप पढ़ेंगे तो समिति को पढ़ने में 3 से 4 दिन जाएंगे, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी प्रारूप समिति, उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया। यहाँ से सिर्फ सवाल पूछा जाता है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के तो JLN, वार्ता समिति के JLN अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये पॉइंट भी लिखा है कि इन सभी समितियों के अध्यक्ष दैट मीन्स इनके जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति, सलाहकार समिति, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति इंपोर्टेंट है। सवाल पूछा जाता है मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति कौन सी थी, तो आपको याद रखना है चाहे प्रांतीय संविधान समिति हो, चाहे सलाहकार समिति हो, चाहे मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति हो, इन तीनों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये भी आपको याद रखना है, फैक्ट हैं सारे जितने भी हैं ये। फिर लास्ट में जो है हमारी इंपोर्टेंट समिति है वो है झंडा समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अध्यक्ष पूछे जाते हैं कि जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है झंडा समिति के और नियम समिति के, संचालन समिति के, इन सभी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैंने क्या बताया आपको, चाहे झंडा समिति हो, चाहे नियम समिति हो, ठीक है, चाहे संचालन समिति हो, इन तीनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, RPG थे। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। मैंने जितनी भी संविधान सभा से इंपोर्टेंट फैक्ट थे हमारे एग्जाम के लिए, उनसे ज़्यादा ही फैक्ट आपको कराए हैं। आप एक बार रिवीजन करेंगे सारे फैक्ट का, और जब आप इन सभी फैक्ट का अध्ययन कर ले रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमने आपको फैक्ट कराए हैं हमारी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा जो भी आपको चीज़ें कराई जा रही हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सफिशिएंट है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल ग्रेड पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए कि आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अच्छी क्लासेस और अच्छे कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। हम आपको सफिशिएंट, दैट मीन्स जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, टू द पॉइंट चीज़ें कराएंगे। हम भी क्या कर सकते हैं, फालतू की चीज़ें करा सकते हैं टाइम पास करने के लिए, लेकिन मैं जितनी भी चीज़ें आपको करा रहा हूँगा आपको लग रहा होगा मैं बहुत कम चीज़ें करा रहा हूँ। संविधान सभा तो 6-7 दिन में ख़त्म होनी चाहिए थी, लेकिन मैं सिर्फ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका एग्ज़ाम निकलना ज़रूरी है, आपका सिलेक्शन जो है वो ज़रूरी है, ना कि ज्ञान लेना। ज्ञान तो आप लेते ही रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ अगर आप हमारी क्लास की जो PDF चाहते हैं, क्लास PDF, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेड पाठशाला को ज़रूर ज्वाइन करें। क्लास PDF का शेड्यूल जो ऐसा है, क्लास होने के 3 दिन के अंदर, 3 दिन के बाद या 3 दिन के अंदर अंदर, आप मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 5 दिन मान सकते हैं, उन दिनों के बीच में आपको जो है हमारी क्लास की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेड पाठशाला पर आपको मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ जो लाइव क्लासेस होती हैं, जो हमारे मॉक टेस्ट्स कराए जाते हैं, उन सभी की जानकारी जो है
वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल है, चाहे वो क्लास से रिलेटेड हो या स्टडी से रिलेटेड, तो आप हमारी जो जीमेल आईडी है pathshala@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज़ क्लास में समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम लोगों को सूचित करें। हम सबसे पहले तो आपके कमेंट के ही माध्यम से आपको जो भी आपकी क्वेरी होगी उसे सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन आपको लगता है कोई ऐसी क्वेरी है जो आप कमेंट में नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो pathshala@gmail.com है, इस पर हमें मैसेज करिए, हमारी टीम आपको ज़रूर संपर्क करेगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। लास्ट की क्लास में या तो हो सकता है फ्राइडे कल या हो सकता है सैटरडे को हम एक मॉक टेस्ट रखेंगे पॉलिटी का। ठीक है, मॉक टेस्ट टॉप 50 क्वेश्चंस का जो लाइव होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव जुड़ें। मैं जो हमारा समय है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, समय जो है वो 6 से 9 के बीच का ही रहेगा इवनिंग का। लेकिन जो प्रॉपर टाइम है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। अगर कोई त्रुटि है तो उसे भी ज़रूर बताएं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।